हेलो साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। अपन राजस्थान की नदियों का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत अपन बंगाल की खाड़ी की नदियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने चंबल को देखा था लास्ट वीडियो के अंतर्गत। अब अपन चर्चा करेंगे कौन सी नदी के अंतर्गत? बनास नदी के अंतर्गत। तो सबसे पहले बनास नदी को पढ़ने से पहले, जैसा कि आप हर बार देखते हो, पहले इसकी आराम से संरचना को आप समझें कि बनास नदी का मामला कहाँ से कैसे रहेगा और राजस्थान के मैप में कहाँ कहाँ से ये नदी बहेगी, पूरा प्रॉपर पहले आराम से समझें इसकी सामान्य संरचना को। उसके बाद इसे ले लेंगे अपन राजस्थान के अंतर्गत। देखिए, इस नदी का जो उद्गम होता है मेरे भाइयों, वो यहाँ ये आपकी पहाड़ी रहेंगी, जिनको आप बोलोगे खमनौर की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी। और ये जो खमनौर की पहाड़ी पड़ेंगी, ये आपकी पड़ेंगी राजसमंद। यहाँ से मेरे भाइयों इस नदी का उद्गम होता है। खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है। और राजसमंद के बाद ये नदी मेरे भाइयों चित्तौड़गढ़, उसके बाद भीलवाड़ा। इस प्रकार से ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और अब भीलवाड़ा से जो अलग हुआ वो शाहपुरा आपका, शाहपुरा सर, ओके। फिर केकड़ी आपके, और केकड़ी के बाद टोंक, और टोंक के बाद ये पहुंचेगी सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में आपको अच्छे तरीके से पता ही है मेरे भाइयों, जिस नदी के बारे में मैं कह रहा हूँ, सवाई माधोपुर में आपको अच्छे से पता ही है कि इस प्रकार से ये जिस नदी के साथ मिलेगी वो आपको ऑलरेडी पहले से पता है। ये जिसके साथ मिलकर आगे की ओर पलायन करेगी, ये वो नदी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको अपन ने बोला था चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी, ओके सर। अब मेरे भाइयों यहाँ पे सीधी सी बात ये निकल के आती है कि जो ये खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलने वाली जो नदी है, इस नदी को तो अपन कहेंगे बनास नदी, ओके सर, बनास नदी, ठीक। और बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र रहेगा मेरे भाइयों, वो कहाँ कहाँ से रहेगा? तो एक जिला तो ये राजसमंद, इसके बाद एक जिला ये चित्तौड़गढ़, एक जिला ये भीलवाड़ा, ये शाहपुरा, ये केकड़ी, ये टोंक, और ये सवाई माधोपुर। इस प्रकार से ये जिले रहेंगे, जिनमें ये राजसमंद, सेकंड चित्तौड़गढ़, थर्ड भीलवाड़ा, फिर शाहपुरा, फिर मेरे भाइयों केकड़ी, फिर टोंक, और फिर सवाई माधोपुर। फिलहाल वर्तमान के अंतर्गत ये आपकी नदी 7 जिलों से प्रवाहित हो रही है, जिसके अंतर्गत एक जिला आपका सबसे पहले रहेगा राजसमंद, ओके सर। उसके बाद जो जिला आएगा उसका नाम रहेगा चित्तौड़गढ़, और उसके बाद जो जिला आएगा उसका नाम रहेगा भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। उसके बाद जो जिला आएगा मेरे भाइयों, उसका नाम रहेगा शाहपुरा। इसके बाद नदी पहुंचेगी आपके केकड़ी, और इसके बाद नदी पहुंचेगी टोंक, और इसके बाद नदी को आपको पहुंचाना है सवाई माधोपुर। ये वाली बात। अब दूसरी बात इसमें क्या आती है भाई? दूसरी बात मेरे भाइयों इसके अंतर्गत ये आएगी कि इस जगह से लेके, इस जगह से लेके और इस जगह तक मेरे भाइयों, यहाँ से लेके यहाँ तक इस नदी की ये हो जाती है कुल लंबाई। और यहाँ से लेके यहाँ तक जब इस नदी की आप कुल लंबाई की बात करोगे तो ये 495 किलोमीटर, या मेरे भाइयों 512 किलोमीटर। मतलब प्राचीन आंकड़ा 495, नवीन आंकड़ा 512 किलोमीटर कहता है। ये ज़्यादा सिरदर्द लेने की ज़रूरत है नहीं। ये मेरे भाइयों डाटा आपके चेंज होते भी रहते हैं, क्योंकि नदियों की लंबाई कभी फिक्स होती नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसकी जो कुल लेंथ है वो या तो आपकी रहेगी 495 किलोमीटर प्राचीन डाटा के अकॉर्डिंग, और या फिर आप मानेंगे 512 किलोमीटर, ओके सर। और कौन सी नदी की ये बात की है मैंने कुल लंबाई की? मेरे भाइयों बनास नदी की बात की है, ठीक है सर। अब मेरे भाइयों इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें चेंजिंग ये आई कि कुछ जिले परिवर्तन होकर नए आ गए, लेकिन हमें ये दोनों तरीके से अपन याद कर लेंगे। प्राचीन भी इस नदी का प्रवाह क्षेत्र देख लेंगे और नवीन भी देख लेंगे। तो हमारे पास इस नदी का उद्गम है, हमारे पास इस नदी का इस जगह पे संगम भी है, बिल्कुल सर। और मेरे भाइयों इस नदी का हमारे पास प्रवाह क्षेत्र भी है, और इस नदी को मेरे भाइयों बरड़ासा, बन की आशा और वशिष्ठी भी बोला जाता है। तो ये जो विशेषताएं अपन ने देखी हैं, इनको यहाँ सामान्य जानकारी के रूप में लेके आते हैं। आइए, जैसे बनास नदी के
जब मैं उद्गम की बात करूं तो इसका उद्गम होता है मेरे भाइयों खमनौर की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी। और ये जो खमनौर की पहाड़ी पड़ती हैं ये आपकी राजसमंद के अंतर्गत पड़ती हैं। और मेरे भाइयों जब इसके अपन संगम की बात करते हैं तो इस नदी का जो संगम होता है वो आपका होता है जिस नदी के साथ, उस नदी को आप बोलेंगे चंबल नदी। और चंबल नदी में जो संगम होता है वो जिला है आपका सवाई माधोपुर, जहाँ आपने त्रिवेणी बनाया था। और वो स्थान है रामेश्वरम। अच्छा, दूसरी बात मेरे भाइयों इसकी कुल लंबाई, तो कुल लेंथ जब आपको बताएं तो आप बताना 495 या 512 किलोमीटर। ओके सर। अगली बात मेरे भाइयों ये, इस नदी के आपको उपनाम और उपनाम जब देखने को मिलेंगे तो इस नदी के लिए एक तो शब्द आएगा बरणासा। क्या आएगा? बरणासा। एक इसी नदी को कहते हैं मेरे भाइयों बन की आशा। क्या बोलते हैं? बन की आशा। और एक इसी नदी को बोला जाता है मेरे भाइयों वशिष्ठी। क्या बोला जाता है? वशिष्ठी। तो तीन इसके उपनाम रहेंगे, बरणासा, बन की आशा और वशिष्ठी। अब इसका प्रवाह क्षेत्र क्या रहेगा और इसकी सहायक नदियाँ क्या रहेंगी वो भी इसकी सामान्य जानकारी के अंतर्गत देखते हैं। आइए, तो मेरे भाइयों अगली बात ये, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। और मेरे भाइयों जो बनास नदी का आप प्रवाह क्षेत्र देखने जाएं तो देखो अपन को कोई दिक्कत नहीं, अपन दो तरीके से बता देते हैं आपको। जब राजस्थान में जिलों का परिवर्तन नहीं हुआ तो प्राचीन राजस्थान के अकॉर्डिंग कहाँ था, और जब राजस्थान में परिवर्तन हुआ तो अभी नवीन राजस्थान के अकॉर्डिंग कहाँ है। ओके सर। तो प्राचीन राजस्थान के अकॉर्डिंग जो बात थी, सबसे पहले आपका आता था राजसमंद। जी सर। राजसमंद के बाद पहुंचती थी चित्तौड़गढ़। ओके सर। चित्तौड़गढ़ के बाद पहुंचती थी भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद मेरे भाइयों अजमेर, और अजमेर के बाद टोंक, और टोंक के बाद स्थान आता था सवाई माधोपुर। ओके सर। तो ये तो था इसका प्राचीन प्रवाह क्षेत्र मेरे भाइयों। और अभी क्या चेंजिंग आई है नवीन प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत? मेरे भाइयों आपको ध्यान रखना है, राजसमंद ऐसे की ऐसे है, चित्तौड़गढ़ ऐसे की ऐसे है, और भीलवाड़ा से जब अलग हुआ है तो फिर आप एक जिला और लेके आएंगे यहाँ जिसको आप बोलेंगे शाहपुरा। और शाहपुरा के बाद ध्यान रखेंगे अजमेर के जो पूर्वी वाला हिस्सा है जहाँ से ये गुजरा करती थी उसमें बन गया आपका केकड़ी। कौन बन गया? केकड़ी। और उसके बाद मेरे भाइयों टोंक, और एक जिला रहेगा इसका सवाई माधोपुर। तो देखिए ये तो रहेंगे आपका नवीन राजस्थान के अंतर्गत इस नदी का प्रवाह क्षेत्र, और ये रहेगा प्राचीन राजस्थान के अंतर्गत। दूसरी बात मेरे भाइयों यहाँ पे ये आती है कि जो बनास नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो बनास जो नदी है, जब इसकी आप सहायक नदियाँ देखने के लिए जाएं तो एक ट्रिक याद रखना मेरे भाइयों, और ट्रिक मैं बता रहा हूँ क्या याद रखनी है आपको। सुनिए कि डाकण मासी, मतलब मौसी को डाकन कहना है, सीधी सी बात यह है कि डाकण मासी मैना मोर मेरे भाइयों बांडी आम को खा गई। बांडी आम को खा गई। तो डाकण मासी मैना मोर बांडी आम को खा गई, ये इसकी ट्रिक रहेगी। अच्छा, ट्रिक के अंतर्गत जब आप अगली बात करो यहाँ पे तो इससे क्या निकलेगा, डाकड़ से क्या निकलेगा तो डाई, मासी से क्या निकलेगा तो ध्यान रखना मानसी। और मानसी अपन किस प्रकार से लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। और मैना से जो नदी निकलेगी वो निकलेगी मैनाल, और मोर से जो नदी निकलेगी वो रहेगी मोरेल, और ये बांडी से बांडी। आम से मेरे भाइयों आयड़ जिसको आगे चल के अपन बेड़स कहेंगे, और को से कोठारी और काली सिल, ये ध्यान रखेंगे कोठारी और काली सिल। और खा से खारी नदी आएगी, गया से कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो नदियाँ आएंगी मेरे भाइयों वो किस प्रकार से रहेंगी। डाकड़ से आने वाली नदी का नाम है डाई नदी। कौन सी? डाई नदी। अच्छा, मानसी जब आप लिखो तो यहाँ जो मानसी नदी बताओ वो आप ऐसे बताएंगे, ये जो मैंने मानसी लिखी है। ध्यान रहे, आप अगर बेटा इस प्रकार से मानसी नदी लिखते हो तो मेरे भाइयों ये मानसी साबरमती नदी की सहायक है, इसलिए आपको बनास की जब बताओ तो इस प्रकार से मानसी लिखना है।
इसे मिटा लेंगे बाद में। अभी देखो आप, मैना से जो नदी आएगी उसे मेरे भाइयों मेनाल नदी आप कहोगे। मोर से जो नदी आएगी उसे आप मोरेल नदी कहोगे, ठीक सर। और बांडी से जो नदी आएगी उसे आप बांडी नदी कहोगे। अब यहाँ पे भी ध्यान रहे, आपको इस प्रकार से बांडी नहीं लिखना है। ऐसे अगर आप बांडी नदी लिख रहे हो तो फिर वो लूणी की सहायक है, ये बात आपको ध्यान रहे। तो ऐसे बांडी आपको लिखना है। आम से जो नदी आएगी मेरे भाइयों, उस नदी का नाम होगा आयड़ या बेड़च नदी, आयड़ या बेड़च नदी। और को से मेरे भाइयों दो नदी आएंगी आपकी, जिनमें एक नदी का नाम रहेगा कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी। और एक नदी का नाम रहेगा कालीसिल नदी। कौन सी नदी? कालीसिल। और खा से जो नदी आएगी वो खारी नदी रहेगी। और अब तक खारी नदी ये तीसरी बार आ रही है, इससे पहले 2 बार आ चुकी है। लूड़ी की सहायक नदी थी खारी, और अंत्यप्रभा में सामर झील में गिरने वाली भी एक खारी थी। तो खारी राजस्थान में 3 नदियां हैं, वापस से देख लियो। डाकड़ से डाई नदी आती है, मासी से मानसी आती है, जो कि ऐसे लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हो तो ये आपके साबरमती नदी की सहायक नदी हो जाएगी। इसलिए यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब समझ में आ गई होगी आपके बात? बिल्कुल सर। मैना से मेनाल आएगी, मोर से मोरेल आएगी, और बांडी से इस प्रकार की बांडी लिखना है। अगर आपने इस प्रकार से बांडी लिखा तो ये लूड़ी की सहायक नदी हो जाएगी। हालांकि लास्ट में मैं सबको अलग अलग कर दूंगा एक साथ लिख के, आप घबराएं नहीं। तो यहाँ मेरे भाइयों ये टेंशन लेने का विषय नहीं है, ये लूड़ी की हो जाएगी। आम से आयड़, जिसको आगे चल के बेड़च कहेंगे, और को से कोठारी नदी, और काली से काली। अच्छा, को से 2 और खोलनी है, एक काली सिल। और अगर मैं काली सिंध की बात करूं तो वो चंबल की सहायक है। और खारी से खारी नदी आएगी, जो कि तीसरी बार आ रही है। तो लास्ट में इन सबको एक साथ लिखा जाएगा, आप घबराएं नहीं। तो मेरे भाइयों, अपन जो बनास नदी की सामान्य जानकारी देख रहे थे कि उद्गम कहाँ से होता है, संगम कहाँ से होता है, वो अपन ने यहाँ पे देखा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ गई होगी। ये अपन की कौन सी नदी चल रही थी मेरे भाइयों? आपकी बनास नदी। कौन सी नदी की बात हो रही थी? बनास नदी की बात हो रही थी। और बनास नदी की अपन ने सामान्य जानकारी देखी, और सामान्य जानकारी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक सहायक नदियों तक आ गए। अब सबसे पहले बनास नदी का चित्र देख लेते हैं मेरे भाइयों, बनास नदी तंत्र देख लेते हैं सबसे पहले। उसे देखेंगे, आप अच्छे तरीके से समझेंगे मेरे भाइयों, बहुत अच्छे से। चलिए सर, देखिए मेरे भाइयों, जब आप बनास नदी तंत्र की यहाँ से बात करोगे तो वो कुछ ये होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से आपको समझनी है चीज़ें बेटा। बिल्कुल सर। ये मैं कुछ इस प्रकार से ये नदी बना लेता हूँ, अच्छे से समझना। थोड़ा छोटा लिखा जाएगा, छोटे लिखने के पीछे रीजन रहेगा, क्योंकि फिर ये बनास नदी तंत्र पूरा आएगा नहीं। ओके, थोड़ा सा और मार्कर को अपन छोटा कर लेते हैं। चलिए, अब ठीक है सर। तो मेरे भाइयों, ये जो नदी आप देख रहे हो इसे अपन कहेंगे बनास नदी, ठीक सर। तो ये तो बनास नदी हो गई अपनी मेन नदी। ओके सर। चलिए, इसका जो उद्गम होता है मेरे भाइयों वो कहाँ से होता है, वो आपको अच्छे से मालूम है सर। खमनौर की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी। और ये खमनौर की जो पहाड़ी पड़ती हैं ये आपकी राजसमंद। और यहाँ से जो नदी आप निकालोगे उसे आप कहोगे बनास नदी, ठीक सर। और बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र रहना है वो कहाँ का रहना है, अब ये भी देख लो। ये तो चलो आपकी हो गई कौन सी नदी? बनास नदी। तो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र रहना है वो एक तो रहेगा आपका राजसमंद, ठीक सर। एक मेरे भाइयों ये नदी आपकी प्रवाहित होगी चित्तौड़गढ़, और इसके बाद ये पहुंचेगी भीलवाड़ा, और इसके बाद आपको ये नदी पहुंचानी है शाहपुरा, और इसके बाद ये पहुंचेगी केकड़ी। ये जो नदी यहाँ पहुंचेगी मेरे भाइयों वो आप ध्यान रखेंगे, ये केकड़ी कहाँ जाएगी? केकड़ी। तो ये जो नदी आप देख रहे हो इस प्रकार से। ओके सर। ये तो मेरे भाइयों इसके बाद आप यहाँ पे लेके आएंगे इसे केकड़ी, केकड़ी के अंतर्गत, ठीक। फिर ये नदी आएगी आपके टोंक, और टोंक के बाद पहुँचेगी ये सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि ये अपना संगम करेगी किस नदी के साथ जाकर? बिल्कुल सर, हमें मालूम है
ये संगम करेगी मेरे भाइयों चंबल नदी के साथ जाकर। तो ये जो नदी आप देख रहे हो जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये रहेगी आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी रहेगी मेरे भाइयों? चंबल नदी। ओके सर, बहुत अच्छे से समझना, बहुत सारी विशेषताएं इसमें रहने वाली हैं बनास में। ओके सर, अब देखो मेरे भाइयों, बनास नदी का जो पानी है वो इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। और जब बनास नदी की आप बात करेंगे तो ये वाली साइड इसकी दाईं हो गई और ये हो गई बाईं। तो इधर से जो नदियाँ मिलेंगी वो दाईं ओर से रहेंगी, इधर से जो नदियाँ मिलेंगी वो बाईं ओर से रहेंगी। बिल्कुल सर। तो इसमें सबसे पहले तो मैं कुछ बात बता देता हूँ इसकी। मेरे भाइयों जो बनास नदी है इस पे एक बात तो ये ध्यान रखेंगे कि इस नदी पर गिलुंड सभ्यता के, कौन सी सभ्यता के मेरे भाइयों? गिलुंड सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष। दूसरी बात, राजसमंद के अंतर्गत इस नदी पे एक बांध बना हुआ है मेरे भाइयों, उस बांध का नाम क्या है? तो राजसमंद में जो इस पे बांध बना हुआ है उस बांध का नाम है मेरे भाइयों नंद समंद बांध। तो इस नदी पर राजसमंद में एक बांध है जिसका नाम है नंद समंद बांध। अच्छा, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत इस पे एक बांध बना हुआ है मेरे भाइयों, उस बांध का नाम क्या है? तो चित्तौड़गढ़ में जो इस पे बांध बना हुआ है उस बांध का नाम है मेरे भाइयों मात्र कुंडिया बांध। कौन सा बांध है? मात्र कुंडिया बांध है जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। भीलवाड़ा शाहपुरा में कोई बांध नहीं है, लेकिन जब केकड़ी में आप पहुंचते हो जो बांध पहले टोंक में था वो यहाँ अब बना हुआ है, उस बांध का नाम आप बताएंगे बीसलपुर बांध, जो अपने आप में बड़ा महत्व रखेगा। ये आपका बीसलपुर बांध। ओके सर, जो फिलहाल की लोकेशन में आपको कहाँ दर्शाना है? केकड़ी। और जब आप इस नदी को लेकर सवाई माधोपुर पहुँचोगे तो यहाँ पे भी फिर एक बांध और आपको मिलेगा। अच्छा, इस बांध का नाम क्या रहेगा मेरे भाइयों? इसे आप बोलेंगे ईसरदा बांध। कौन सा बांध? ईसरदा बांध। और ईसरदा बांध भी आपका कहाँ रहेगा? सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार से मेरे भाइयों ये बनास नदी पे आपके 4 बांध बने हुए हैं और एक यहाँ बनास नदी पे गिलुंड सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। सबको थ्योरेटिकल लिखेंगे, आप टेंशन ना लें। चलिए, अब बनास नदी में इधर से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ रहेंगी वो दाईं ओर से रहेंगी, इधर से मिलने वाली जो नदियाँ रहेंगी वो बाईं ओर से रहेंगी। तो पहले दाईं ओर से मिलने वाली नदियों पे अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे नदियाँ देखिए आपके पहले कौन कौन सी आपको देखनी है। सबसे पहले तो ये एक पहाड़ियाँ रहेंगी मेरे भाइयों, अच्छे तरीके से समझना आप। यहाँ एक पहाड़ी अपन बनाते हैं, उन पहाड़ियों का नाम है जिनको कहा गया है गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मेरे भाइयों? गोगुंदा की पहाड़ी। और इन गोगुंदा की पहाड़ी की जो स्थिति है ये आपकी पड़ती है उदयपुर। और उदयपुर के अंतर्गत यहाँ से जो नदी निकलेगी आपकी, उसे मेरे भाइयों आपको बोलना है आयड़ नदी। कौन सी नदी बोलना है? आयड़ नदी। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसको आप कहेंगे आयड़ नदी, गोगुंदा की पहाड़ियों से। अब मेरे भाइयों ये जो आयड़ नदी है आपकी, ये यहाँ से अपन निकालते हैं गोगुंदा की पहाड़ियों से। इस प्रकार से समझना चीज़ों को अच्छे तरीके से। ये कौन सी नदी की बात है? आयड़ नदी। तो सबसे पहले तो इस पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपका उदयपुर। उदयपुर के बाद मेरे भाइयों ये नदी उदय सागर झील में आपने गिरानी है। यहाँ एक झील के अंतर्गत गिरानी है जिसको कहेंगे उदय सागर झील। और यहाँ से जब ये वापस निकलेगी तो इस नदी का नाम चेंज करके आप करेंगे बेड़च। इसका मतलब आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद कहलाती है बेड़च। बिल्कुल सर। और बेड़च नदी मेरे भाइयों इस प्रकार से आगे चित्तौड़गढ़ में पहुँचेगी और चित्तौड़गढ़ के बाद जब ये आएगी मेरे भाइयों भीलवाड़ा। कहाँ पर आएगी? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में अपना ये संगम करेगी। अच्छा, भीलवाड़ा में जो स्थान रहेगा उसे जरूर याद रखना मेरे भाइयों। भीलवाड़ा का जो स्थान रहेगा उसका नाम रहेगा बींगोद। कौन सा? बींगोद। और बींगोद पड़ता है आपका भीलवाड़ा, क्योंकि यहाँ एक नदी और आके त्रिवेणी संगम बनाएगी। तो इसका प्रवाहित क्षेत्र रहा उदयपुर। उदयपुर के बाद ये नदी चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होगी। ठीक सर। और चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी प्रवाहित होगी आपके भीलवाड़ा में। ओके सर। अब सुनो आप अच्छे तरीके से मेरे भाइयों। सबसे पहली बात तो इस पे ये कि जो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से आयड़ नदी निकलती है, यहाँ उदयपुर में इसके किनारे पहली बात तो ये कि आहड़ सभ्यता के क्या हैं? अवशेष। आहड़ सभ्यता के क्या हैं? अवशेष। दूसरी बात ये आपके उदयपुर के अंतर्गत जिस झील में जाके गिरती है
उस झील का नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील, जिसका निर्माण मेरे भाइयों उदय सिंह के द्वारा करवाया गया 1559 ईस्वी के करीब की ये बात है। ओके, अब यहाँ जब तक ये यहाँ तक चलती है ये नदी, ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ जब तक ये चलेगी तब तक तो आयड़ रहेगी, लेकिन जैसे उदय सागर झील में गिरने के बाद फिर इसका पानी बाहर निकलेगा, तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, फिर इस नदी को आपको नाम देना है क्या, बेड़च नदी। तो आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद किस नाम से जानी जाती है, बेड़च। और बेड़च नदी पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ चित्तौड़गढ़ में एक बांध का निर्माण करेगी ये, उस बांध को बोला जाता है मेरे भाइयों घोसुंडा बांध। तो चित्तौड़गढ़ में इस नदी पे एक बांध बनेगा आपका, जिसको आप कहेंगे घोसुंडा बांध, जो कि आपको नजर आएगा चित्तौड़गढ़ में। ओके सर। अच्छा, इस पे फिर मेरे भाइयों आगे चल के जब आप चलेंगे तो ये भीलवाड़ा में पहुंच जाएगी। अब इस आपकी जो आयड़ या बेड़च नदी आप देख रहे हो मेरे भाइयों, इसकी भी फिर एक नदी और सहायक है। चलिए उसको मैं वैसे ही दर्शा देता हूँ, अलग से अपन मैपिंग में लेंगे, उससे टेंशन ना लें आप। और वो जो नदी है मेरे भाइयों जो इसकी सहायक है, उस नदी का नाम है गंभीरी। ये जो नदी है उस नदी का नाम है मेरे भाइयों गंभीरी नदी। चलो मैं इसे अलग से ही देखूंगा, दिखाएंगे अपन इस नदी को। अगर ये मैंने यहाँ बनाने लगे तो मेरे भाइयों जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, मुझे पता है। ये वो गंभीरी नदी है जो एमपी के अंतर्गत जावद गांव की पहाड़ियों से आएगी, और गंभीरी और यहाँ बेड़च नदी के संगम पर अपन बनाएंगे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो इसे अपन अलग से स्टेप में ले लेंगे, आप टेंशन ना लें। अब देखिए, बींगोद नामक स्थान पर अगर एक नदी और आ जाए अपनी, तो यहाँ त्रिवेणी संगम बन जाएगा। और एक नदी है मेरे भाइयों जिसका उद्गम होता है भीलवाड़ा। कहाँ से होता है, भीलवाड़ा से होता है मेरे भाइयों। और भीलवाड़ा से आने वाली जो नदी है उस नदी का नाम आपको रखना है मेनाल नदी। कौन सी नदी, मेनाल नदी। तो एक नदी जिस पे अपन अभी चर्चा करने वाले हैं वो नदी रहेगी आपकी मेनाल, जो मेरे भाइयों कहाँ से आ रही है, ये आपकी जो नदी आ रही है ये रहेगी कहाँ से, भीलवाड़ा से। और ये मेनाल नदी आपके भीलवाड़ा से आती है और इसी आपकी भीलवाड़ा के अंतर्गत आपके किसके साथ, बेड़च के साथ प्रवाहित होते हुए मिल जाती है इस जगह पे। और यहाँ बनता है मेरे भाइयों बनास नदी का पहला त्रिवेणी संगम। अच्छा, इस पे एक बात आपको जरूर याद रखनी है, इस नदी पे मेरे भाइयों एक जलप्रपात है, और जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है, वो नदी के नाम से ही है सर, उसे बोलते हैं मेनाल जलप्रपात। तो इस पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है मेनाल जलप्रपात, जो कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। तो मेरे भाइयों जो इसकी बनास नदी की जो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं उनमें ध्यान रखना, एक आयड़ और एक मेनाल, और ये मिलकर आपके भीलवाड़ा के बींगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी बनाती हैं, जो कि बनास नदी का मेरे भाइयों पहला त्रिवेणी कहलाता है। तो बनास नदी का जो फर्स्ट त्रिवेणी बनता है वो बींगोद भीलवाड़ा पर। अच्छा, अब बनास में जितनी भी नदियां रहेंगी वो कौन सी ओर से मिलेंगी मेरे भाइयों, वो सब बाईं ओर से मिलेंगी। तो अब उन पर चर्चा करते हैं जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की अब अपन चर्चा करेंगे। तो मेरे भाइयों जो इस पे बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं उनमें सबसे पहले तो ये, जैसे यहाँ खमनौर की पहाड़ी थी, इसी प्रकार आप और देखेंगे मेरे भाइयों राजसमंद के अंतर्गत यहाँ दिवेर की पहाड़ी पड़ेंगी। कौन सी पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी। ओके सर। और ये जो दिवेर की पहाड़ी रहेंगी, यहाँ से निकलने वाली नदी का नाम रहेगा कोठारी। कौन सी नदी सर, कोठारी नदी। ओके सर, ये आपकी कोठारी नदी रहेगी। ठीक सर। अब मेरे भाइयों कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ रहेगा, तो कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी कहाँ पे बताई थी मैंने, राजसमंद। तो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, और ये नदी मेरे भाइयों आपकी जाकर मिलेगी यहाँ शाहपुरा। राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा, कौन सी नदी की बात है ये मेरे भाइयों कोठारी नदी। अच्छे से इस पे बातों को समझेंगे आप। इसका जो प्रवाह क्षेत्र रहा वो एक तो राजसमंद, जी सर, एक मेरे भाइयों इस नदी का प्रवाह क्षेत्र रहा भीलवाड़ा, और एक इस नदी का प्रवाह क्षेत्र रहा आपका शाहपुरा। तो इस नदी का जो प्रवाह, अब देखिए ये किधर से चालू हो गई, आपकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां चालू हो गई हैं मेरे भाइयों। किधर से मिलने वाली,
बाईं ओर से मिलने वाली आपकी नदियां चालू हो गई हैं। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र रहेगा वो राजसमंद, भीलवाड़ा। देखिए, दिबेर की पहाड़ी, राजसमंद से निकलने वाली नदी का नाम है कोठारी नदी, राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा। इसमें एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है मेरे भाइयों, भीलवाड़ा के अंतर्गत इस नदी पर बागौर सभ्यता, कौन सी सभ्यता, बागौर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और दूसरी बात मेरे भाइयों इस पे ये ध्यान रखनी है कि भीलवाड़ा में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, और भीलवाड़ा में बने उस बांध का नाम है मेरे भाइयों कोठारी बांध। कौन सा बांध रहेगा, कोठारी बांध। तो ये किस नदी की बात थी, दिबेर की पहाड़ियों से निकलने वाली कोठारी नदी की बात। अच्छा, अगली अब एक नदी और उठाते हैं मेरे भाइयों, आइए। इसके अलावा यहां आपकी एक पहाड़ियां रहेंगी जो बिजराल ग्राम की पहाड़ी कहलाएगी, और ये जो बिजराल ग्राम की पहाड़ी रहेंगी मेरे भाइयों, ये भी आपके कहाँ रहेंगी, राजसमंद के अंतर्गत रहेंगी सर, ओके। और यहां से निकलने वाली नदी को आप कहेंगे मेरे भाइयों खारी नदी। अब आप अच्छे से देख लीजिएगा, खारी नदी तीसरी बार आ रही है, और खारी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ तक रहेगा और ये कहाँ जाके मिलेगी। तो मेरे भाइयों राजसमंद, राजसमंद के बाद भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, और मेरे भाइयों ये मिलेगी टोंक। इस प्रकार से ये नदी, ओके सर। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र रहेगा मेरे भाइयों वो कहाँ कहाँ से रहेगा। देखिए, ये जो नदी है आपकी, इसका प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, ओके सर। राजसमंद के बाद मेरे भाइयों भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद मेरे भाइयों ये शाहपुरा, और शाहपुरा के बाद ये पहुंचेगी ब्यावर, और ब्यावर के बाद ये पहुंचेगी केकड़ी, और केकड़ी के बाद ये पहुंचेगी टोंक, ओके सर। अब लाला जो खारी नदी है इसके बारे में एक तो ये बात ध्यान रखेंगे कि भीलवाड़ा के अंतर्गत इस पे एक बांध है ये रहा, जिसको बोला जाता है खारी बांध, खारी बांध। और ब्यावर में इस पे एक बांध है मेरे भाइयों जिसे बोलते हैं नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध, ओके सर। और मेरे भाइयों ये टोंक के अंतर्गत जाके मिलेगी। अगर यहाँ एक नदी और आ जाए तो त्रिवेणी संगम बन जाएगा मेरे भाइयों। और वो जो यहाँ पर नदी आएगी वो कौन सी रहने वाली है उसे देखिए आप। तो यहाँ मेरे भाइयों एक नदी जो आती है उस नदी का नाम है, जो अजमेर से आएगी मेरे भाइयों, ये अजमेर से ये नदी रहेगी आने वाली, और अजमेर से आने वाली इस नदी का नाम रहेगा डाई नदी। कौन सी नदी, डाई नदी। और यहाँ ये आपका टोंक के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है मेरे भाइयों जिसे बोलते हैं राजमहल। यहाँ बनेगा आपका बनास नदी का दूसरा त्रिवेणी संगम। पहला जो त्रिवेणी संगम था उसमें आप देख पा रहे थे एक बनास, एक बेड़च और एक मैनाल। और दूसरा जो त्रिवेणी संगम है, पहला जो त्रिवेणी संगम था उसके लिए ट्रिक आप अपना लेंगे BMB, BMB, पहले बी से बनास, M से मैनाल और फिर B से बेड़च। दूसरे त्रिवेणी संगम को आप याद करेंगे कैसे, पता है कि आप किसी नाई के पास में बाल कटवाने गए और जैसे उसने बाल आपके काटे तो आपके बाल सफ़ेद निकल आए, तो आपने उन पर डाई करवाई, और डाई जब वो नाई आपका कर रहा था बालों पर तो एक टपका डाई का आपकी नाक पे आ टपका, और आपने जैसे उसे जीभ से चाटा तो वो खारी लगी। इजी वे में याद हो जाएगा। बाल कटवाने गए बनास, क्या करवाई, डाई, और डाई जैसी नाक पे आके पड़ी तो आपने चाटी तो कैसी लगी, खारी। तो ध्यान रखना, बाल बनास, डाई डाई और खारी से खारी, दूसरा त्रिवेणी संगम। उस जगह पे मेरे भाइयों थोड़ा आगे और चलते, एक त्रिवेणी संगम यहाँ और बनता है। सर कौन सा बनता है, आइए बताता हूँ आपके लिए। मेरे भाइयों यहाँ एक नदी और यहाँ जो नदी आ रही है, ये जगह इतनी है नहीं, मैं डायरेक्ट नदी का नाम ही लिख देता हूँ।
इस नदी का नाम रहेगा मेरे भाइयों बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। बांडी और मानसी हम मिलके आपका त्रिवेणी संगम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिवेणी संगम। तो ये जो नदी रहेगी मेरे भाइयों वो कौन सी रहेगी देख लीजिए। ये जो नदी रहेगी मेरे भाइयों ये रहेगी आपकी मानसी। पहले देखो मानसी नदी अजमेर से आएगी, ये भी मानसी नदी। अच्छा एक नदी और आ जाए यहाँ पे तो यहाँ पे भी त्रिवेणी बन जाए। और मेरे भाइयों जो नदी यहाँ पे आएगी उस नदी का नाम रहेगा ये रही। उस नदी को आप कहेंगे बांडी। कौन सी नदी? बांडी नदी। तो वो अजमेर से, ये आपके जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से आएगी। और यहाँ जो आपका एक त्रिवेणी और बनेगा तो ये भी कहाँ बनता है? टोंक। और स्थान के लिए मेरे पास जगह नहीं है, अलग से थ्योरी में लिखेंगे जब लिख देंगे देवधाम जोधपुरिया। तो ये बनास नदी पर बनने वाला तीसरा त्रिवेणी हो गया। ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा त्रिवेणी हो गया और ये आपका तीसरा हो गया। बिल्कुल सर। अच्छा जो तीसरा त्रिवेणी संगम है उसमें जो तीन नदियां उनको अच्छे से देख लीजिए। दूसरे वाले में तो बाल, डाई और खारी, तीसरे में देखना बनास, मानसी और बांडी। ओके सर। अब मेरे भाइयों इसकी एक सहायक नदी और है, उसे भी देखिए आप। ये और ये जो नदी है मेरे भाइयों इस नदी का नाम है मोरेल। कौन सी नदी? मोरेल। ओके सर। ये मेरे भाइयों मोरेल नदी है आपकी जो कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आएगी। मोरेल नदी। कौन सी नदी? मोरेल नदी जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आएगी। इसकी दो सहायक नदियां रहेंगी कालीसिल और ढूंढ, अलग से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना, इस नदी पे मेरे भाइयों यहाँ दौसा और सवाई माधोपुर की बाउंड्री पर एक बांध बना हुआ है जिसे आप बोलेंगे मोरेल बांध। कौन सा बांध है? मोरेल बांध है मेरे भाइयों दौसा और सवाई माधोपुर। दौसा और सवाई माधोपुर की ये सीमा पर रहेगा। अब मेरे भाइयों एक नदी और आ जाए तो त्रिवेणी संगम बन जाए इस जगह पे, क्योंकि दो तो मिल ही रही हैं, एक तो बनास है एक चंबल है। और एक नदी इधर से आती है एमपी से जो कि मैंने चंबल के साथ आपको पढ़ाया है। और ये जो नदी है मेरे भाइयों इस नदी को बोला जाता है सीप नदी। कौन सी नदी? सीप नदी। और ये सीप नदी मेरे भाइयों आपके एमपी से जो आती है जब यहाँ आपकी मिलती है तो ये आपके बनास का क्रम से बनाती है चौथा त्रिवेणी संगम। तो इस प्रकार से मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे आपके बनास नदी पर मेरे भाइयों ये कितने त्रिवेणी संगम आपको नजर आ रहे हैं उद्गम से संगम की ओर। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये तो आपका फर्स्ट त्रिवेणी संगम आ रहा है, ये मेरे भाइयों आपका दूसरा त्रिवेणी संगम है और ये मेरे भाइयों आपका तीसरा है और ये चौथा है। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट हो गए यहाँ पे। तो पहला जो त्रिवेणी संगम है वो आपकी कौन सी तीन नदियों से बनता है? बनास। और यहाँ देखो आयड़ नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि जहाँ त्रिवेणी बना है वहाँ वो बन चुकी थी बेड़च। तो बनास, बेड़च और मेनाल। जी सर। और जो दूसरा त्रिवेणी संगम है उसमें बाल कटाने गए, मतलब बनास, डाई और खारी। बिल्कुल सर। तीसरा जो त्रिवेणी संगम है उसमें बनास, आपकी मानसी और बांडी। और जो चौथा त्रिवेणी संगम है उसमें ये नदी जो आ रही है वो बनास, ये चंबल और ये सीप। अच्छा इन नदियों को अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा मैं और डार्क कर देता हूँ इनके रूप। ये मेरे भाइयों ये देखिए और अच्छे से आपके पास थोड़ी और समझ में आ जाएगी। यहाँ एक नदी आप देख रहे हैं जिसका नाम है कोठारी नदी। ओके सर। एक नदी मैंने यहाँ समझाई जिसका नाम है मेरे भाइयों खारी नदी। ओके सर। एक नदी को मैंने यहाँ से लिया जिसका नाम है मेरे भाइयों बनास नदी। ओके सर। एक नदी मैंने यहाँ से ली थी जिसका नाम है मेरे भाइयों आयड़ नदी। एक नदी मेरे भाइयों मैंने इधर से ली थी, हालांकि इसको मैं अलग से भी बताऊंगा, इसका नाम था गंभीरी नदी। बिल्कुल सर। एक नदी मैंने यहाँ से ली थी मेरे भाइयों, इस नदी का नाम था मेनाल नदी। एक मैंने यहाँ से उठाई थी, इस नदी का नाम था चंबल नदी। एक नदी को मैंने यहाँ से समझाया आपको, इसका नाम था सीप नदी। एक नदी मैंने यहाँ से ली थी, इस नदी का नाम था मोरेल नदी। एक नदी है जिस नदी को बोले आप बांडी, और एक नदी है जिसको बोले आप मानसी, और एक नदी मेरे भाइयों ये जो अजमेर से आ रही थी इस प्रकार से, ये वाली, ये थी डाई नदी। अच्छा मानसी भी अजमेर से आती है, ध्यान रखना, और बांडी जयपुर से आती है। मैं लिखने के लिए जगह नहीं है, चलो थोड़ा सा दर्शा देता हूँ उस जगह पे। ये जो आती है वो अजमेर से आती है, और ये जो आती है वो जयपुर से आती है, ये वाली बांडी नदी
जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण वाले एरिया से। ओके सर। अच्छा, इसके बाद और बात करूं तो मेरे भाइयों ये सारी नदियां, ये आपकी नदियां हो गई कुछ, चलो ठीक है। अच्छा, जो बांध दर्शाए थे उनको भी थोड़ा सा एक बार और डार्क कर देता हूं आपके लिए, जो बांध थे अपने। अच्छा, एक बांध आपको ये दिख रहा जिसका नाम था मेरे भाइयों खारी बांध। कौन सा बांध? खारी बांध। एक आपको ब्यावर में दिखाई दिया बांध जिसका नाम था नारायण सागर। एक यहाँ मेजा नदी पे था जिसका नाम था मेरे भाइयों कोठारी, कोठारी। एक यहाँ बनास नदी पे था जिसका नाम था नंदसमंद। एक चित्तौड़गढ़ में बनास नदी पे जिसका नाम था मातृकुंडिया। एक यहाँ बीसलपुर मेरे भाइयों, बिल्कुल सर। और एक ये रहा आपका सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध। ओके सर, ये कुछ बांधों की बात हुई थी। चलिए अब मेरे भाइयों इसको थ्योरेटिकल रूप में लिखना है बनास नदी को, पूरी की पूरी को। ओके सर, वेरी गुड। तो ये बनास नदी है मेरे भाइयों, ये इसका चित्र है। फिर वापस से कह रहा हूँ, इस पे ये 4 त्रिवेणी संगम जो आप देख रहे हो ये वेरी वेरी मोस्ट रहेंगे, इनको जरूर ध्यान रखना आप। चलिए अब इसे थ्योरेटिकल रूप में लिखते हैं मेरे भाइयों। आइए, तो सबसे पहले बनास नदी पे चर्चा करेंगे। चलिए अब यहाँ से मेरे भाइयों एक एक नदी को मैं बात करूँगा, जिसमें सबसे पहले कौन सी नदी को अपन ने उठाया है? बनास नदी, जिसकी अपन ने सामान्य बातें देख ली थी। अब इसकी विशेष बातों पे चर्चा अपन करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखिए बनास नदी पे पहली बात, बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे मेरे भाइयों राजसमंद में, राजसमंद में गिलुंड सभ्यता के अवशेष मिले। बनास नदी के किनारे राजसमंद में गिलुंड सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष। दूसरी बात, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, बहने वाली मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अच्छा, पूर्णतः का मीनिंग क्या है? ऐसी नदी जिसका उद्गम भी राजस्थान से और संगम भी राजस्थान में हो, लेकिन उन नदियों में ऐसी जो बहुत सारी नदियां हैं राजस्थान में, उसकी उसमें लंबाई सबसे ज़्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। अगर यहाँ मैं पूर्णतः हटा लेता हूँ और फिर कहूँ राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो चंबल आंसर ले जाएगी बेटा। ओके सर, चलिए एक बात ये निकल के आ गई। दूसरी बात ये मेरे भाइयों, इस बनास नदी पे जो आपके प्रमुख बांध आए थे वो कौन कौन से आए थे? तो इस पे प्रमुख बांधों में एक आया था आपके पास नंदसमंद बांध। बिल्कुल सर, नंदसमंद बांध। ओके, और नंदसमंद जो बांध था ये था आपका राजसमंद में। ठीक सर। एक आया था मेरे भाइयों जिसको आपने कहा मातृकुंडिया बांध, मातृकुंडिया बांध। और जो मातृकुंडिया बांध था मेरे भाइयों ये था आपके चित्तौड़गढ़ में। ओके सर। अच्छा, इसके अलावा एक बांध और आया था आपका जो बड़ा मेन रहेगा, जिसको अपन ने कहा था बीसलपुर बांध। और ये जो बीसलपुर बांध रहा मेरे भाइयों ये आपका रहा टोंक के अंतर्गत। और मेरे भाइयों जिसकी अब स्थिति जो फिलहाल की रहेगी वो केकड़ी की रहेगी। ओके सर। और एक जो बांध इस पे आया था उसका नाम था मेरे भाइयों ईसरदा बांध। कौन सा बांध था? ईसरदा बांध। और ईसरदा बांध की जो स्थिति रही वो आपकी सवाई माधोपुर में रही। बिल्कुल सर, ईसरदा जो बांध की स्थिति रही वो आपकी सवाई माधोपुर के अंतर्गत रही। बिल्कुल सर। अच्छा, अगली बात मैं और करूं बनास नदी पे, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि बनास नदी मेरे भाइयों चंबल नदी की, बनास नदी चंबल नदी की सबसे, चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, बनास नदी चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। तो जो बनास नदी है वो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरी बात और करूं इस पे तो ये भी ध्यान रखेंगे कि बनास नदी, बनास नदी चंबल में, बनास नदी चंबल में मेरे भाइयों बाईं ओर से, बाईं ओर से बनास नदी चंबल में
बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। ओके सर। तो ये बनास नदी की खुद की कुछ विशेषताएं रही कि बनास नदी के किनारे राजसमंद में गलुंड सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस पे जो प्रमुख बांध है उनमें नंदसमंद बांध राजसमंद में है, मात्रकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ में है, बीसलपुर बांध को डिटेल में अभी लेके आएंगे अपन, बीसलपुर बांध को जो टोंक या केकड़ी की बात करेंगे, और ईसरदा बांध है जो सवाई माधोपुर में है। बनास नदी चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है और बनास नदी चंबल में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। अच्छा, बनास नदी में अब पहले बीसलपुर बांध की बात कर लेते हैं, फिर मेरे भाइयों इस पे जो त्रिवेणी संगम है उनकी बात कर लेते हैं, और फिर इसकी जो सहायक नदियां थी उनकी भी बात करेंगे। आइए, तो पहले तो बनास नदी के अंतर्गत बीसलपुर बांध की बात करते हैं। देखिए, यहां अपने पास एक बांध था जिसका नाम था बीसलपुर बांध। ये बीसलपुर बांध था। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि बीसलपुर बांध की जो स्थिति है ये कहाँ थी, तो मेरे भाइयों ये स्थिति आई है आपकी केकड़ी, और ये कौन से अकॉर्डिंग मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे, नवीन राजस्थान के अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर मैं एक बार और स्थिति लगाऊं तो पहले इसकी स्थिति हुआ करती थी टोंक, कौन से राजस्थान के अकॉर्डिंग, प्राचीन राजस्थान, और प्राचीन राजस्थान बोले तो मतलब जब 33 जिले हुआ करते थे। दूसरी बात मेरे भाइयों, बीसलपुर बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस नदी पे अपन ने देखा था, बनास नदी पे। बीसलपुर बांध से मेरे भाइयों पेयजल जो आपूर्ति की जाती है वो कहाँ कहाँ की जाती है, तो बीसलपुर बांध से जो पेयजल आपूर्ति की जाती है मेरे भाइयों, एक तो वो आपके की जाती है केकड़ी, केकड़ी ओके सर, एक आपके ब्यावर ओके सर, एक आपके अजमेर ओके सर, और एक मेरे भाइयों आपके टोंक, इसके अलावा जयपुर ग्रामीण, और इसके अलावा मेरे भाइयों जयपुर शहरी। इन जिलों में मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे आप, इस बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति की जाती है, और मेरे भाइयों इतने जिलों में पेयजल आपूर्ति करने वाला कोई भी बांध नहीं है इसके अलावा। इसीलिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट इस पे निकल के आएगी, उसे जरूर ध्यान रखना कि बीसलपुर बांध परियोजना, बीसलपुर बांध परियोजना, बीसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की मेरे भाइयों सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। इसीलिए बीसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है मेरे भाइयों, बीसलपुर बांध राजस्थान का मेरे भाइयों सबसे बड़ा, लेकिन एक वर्ड लगा देना इसमें, कंक्रीट। बीसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। कंक्रीट का मीनिंग होता है ऐसा बांध जिसमें सीमेंट और बजरी का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। अगर मैं कंक्रीट नहीं लगाऊं तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। अच्छा, इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है मेरे भाइयों, ये भी ध्यान रखना है, बीसलपुर बांध को मेरे भाइयों रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र माना गया है। तो बीसलपुर जो बांध है ये रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र बनाया गया है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बात किस पे रहेगी, बीसलपुर। दूसरी बात, एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपको कि जब ये भर जाता है तो इसका अतिरिक्त पानी बीसलपुर बांध का मेरे भाइयों अतिरिक्त पानी
आपका ईसरदा बांध को, बीसलपुर बांध का अतिरिक्त पानी ईसरदा बांध को दिया जाता है। बीसलपुर बांध का जो अतिरिक्त पानी है वो किसको जाता है? ईसरदा बांध को दिया जाता है। तो ये बात किसकी रहेंगी? बीसलपुर बांध की। अब मेरे भाइयों जो आपकी बनास नदी पे उद्गम से संगम की ओर जो क्रम से त्रिवेणी बने हुए थे उन्हें देख लेते हैं। आइए। बिल्कुल सर, अब जो चर्चा रहेगी वो ये बनास नदी पे ये अपन चल रहे हैं। बनास नदी पर उद्गम से संगम की ओर बने क्रमशः आपके त्रिवेणी संगम। तो बनास नदी पर मेरे भाइयों उद्गम से संगम की ओर जो बने आपके क्रम से त्रिवेणी संगम है, वो आपके कौन कौन से रहने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो मेरे भाइयों जो आपके पास त्रिवेणी संगम आए थे उसमें एक फर्स्ट त्रिवेणी संगम आया था, उसके बाद हमारे पास एक सेकंड त्रिवेणी संगम था, उसके बाद एक थर्ड था और उसके बाद एक फोर्थ था। इस प्रकार से हमारे पास ये 4 त्रिवेणी संगम थे मेरे भाइयों, जिसमें से ये जो फर्स्ट आपका त्रिवेणी संगम था उसमें मैंने कहा था कुछ नहीं करना, आपको बी, एम और वी ट्रिक याद रखनी है। इसका मीनिंग सर, इस बी से आप निकाल लाएंगे बनास, ओके सर, बनास। इससे निकाल के लाएंगे आप मेनाल, ओके सर, मेनाल। और इससे निकाल के लाएंगे आप बेड़च। ये यहाँ 3 नदियाँ थीं इस प्रकार से, और ये जिस जगह पे आपकी तीनों नदियाँ रहीं मेरे भाइयों उस जगह बनेगा ये त्रिवेणी संगम। तो इस बी का मीनिंग तो रहा आपकी का बनास नदी, ओके सर, ये बनास नदी। इस एम का मीनिंग रहेगा मेरे भाइयों मेनाल नदी, ओके सर। और इस बी का मीनिंग रहेगा मेरे भाइयों बेड़च नदी। और ये जो त्रिवेणी संगम आपको बनाना है इस जगह पे, ये जो त्रिवेणी संगम बनेगा ये मेरे भाइयों कौन सी जगह बना ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बना मेरे भाइयों बींगोद। और बींगोद कहाँ पड़ता है आपका? तो बींगोद पड़ता है भीलवाड़ा। तो बनास नदी का जो प्रथम त्रिवेणी संगम है उसके लिए ट्रिक यूज करनी है BMB। अच्छा, जो दूसरा त्रिवेणी संगम है मेरे भाइयों उसमें आपके लिए क्या बताया था मैंने कि आप कटवाने गए बार, उन पे आपने करवाई डाई, और वो डाई लगी आपको कैसी? खारी। तो मेरे भाइयों यहाँ बार से जो नदी आएगी उसे तो आप बोलेंगे बनास नदी, ओके सर। और डाई से जो नदी आएगी वो डायरेक्ट निकल के आ जाएगी डाई नदी, ओके सर। और खारी से जो नदी आएगी वो भी आपकी आएगी डायरेक्ट खारी नदी, ओके। और ये मेरे भाइयों जो आपको यहाँ त्रिवेणी बनाना है वो कैसे बनाना है देखिए, ये आपकी हो गई बनास, ये आपकी हो गई डाई, ठीक, और ये आपकी हो गई कौन सी? खारी नदी, ओके सर, ये खारी। और यहां बना आपका बनास नदी का दूसरा त्रिवेणी संगम। चलिए, अब ये दूसरा त्रिवेणी संगम मेरे भाइयों कहाँ बनाया आपने बनास नदी का? तो ये बना था आपके राजमहल, और ये जो राजमहल नामक स्थान है ये पड़ता है आपके टोंक में, ठीक सर। अच्छा, जो तीसरा त्रिवेणी संगम था मेरे भाइयों उसे देखते हैं। यहाँ जो आपका तीसरा त्रिवेणी संगम था वो डायरेक्ट बनाया, उसकी कोई ट्रिक नहीं थी, ध्यान रखेंगे आप। बनास नदी, एक वहां पे इस प्रकार से मानसी लिखना था, मानसी नदी। और मेरे भाइयों एक इस प्रकार से आपकी बांडी नदी लिखना था, ओके सर, बिल्कुल यही था। अब बनास नदी मेरे भाइयों ये, और बनास के बाद ये हो गई आपकी मानसी, ओके सर। और ये हो गई आपकी कौन सी? बांडी नदी, ओके सर। यहां जो आपका त्रिवेणी संगम बना था ये बनास नदी का तीसरा त्रिवेणी संगम था। ये मेरे भाइयों कहां बना था? तो ये बना था आपके देवधाम, देवधाम। और यहीं पास में एक स्थान पड़ता है जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया। लेकिन ये भी कहां बना? टोंक, ओके सर। और मेरे भाइयों फिर मैं चौथे त्रिवेणी संगम की और बात करूं इसमें, कि जो चौथा त्रिवेणी संगम था वो ये था सर, जहां पे आपको कैसे याद रखना है कि आपने लास्ट त्रिवेणी संगम में कर लिया BSc फाइनल। इस बी का मीनिंग रहेगा लाला बनास नदी,
ओके सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। और एस का मतलब रहेगा लालो सीप नदी, वेरी गुड भैया। और सी का मतलब रहेगा आपकी चंबल नदी। ये आपका अगला त्रिवेणी बन गया। जी सर। इस बी से तो हो गई बनास, इससे हो गई मेरे भाइयों सीप, और सी से हो गई आपकी चंबल। और ये जो त्रिवेणी संगम बना मेरे भाइयों, ये कहां बना सर? तो ये जो स्थान था, उस स्थान का नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम। और ये रामेश्वरम जो स्थान था, ये था सवाई माधोपुर। तो मेरे भाइयों यहां पे ध्यान रखेंगे आप ये वाली बात कि इस प्रकार से बनास नदी के अंतर्गत ये कितने त्रिवेणी बनते हैं आपके? 4। उद्गम से संगम की ओर क्रम से पूछे जाए तो आप कितने बताएंगे? 4 ये त्रिवेणी संगम बताएंगे मेरे भाइयों। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। 1 और 1 ये था आपका 2, 1 ये था मेरे भाइयों 3, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूं इस जगह से, 1 ये 4। ये बनास नदी के आपके मेरे भाइयों 4 त्रिवेणी संगम में, जिसमें ये फर्स्ट बनता है आपका प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। और क्रम से हैं ये उद्गम से संगम की ओर आपके 4 त्रिवेणी संगम। तो ये बनास नदी के अंतर्गत अपन ने जो देखी थी बातें, एक बार वापस से इमेज पे लेके चलता हूं आपको। आइए, क्या चल रहा था अपना बनास नदी के अंतर्गत जब अपन पढ़ रहे थे। ये देखिए, बनास नदी के अंतर्गत हमने ये बातें देखी, इसकी मेन बातें जो थी। दूसरी बात, बनास नदी पे जो ये आपके 4 त्रिवेणी संगम बने थे वो हमने देख लिए। इस नदी को हम स्पेशली पढ़ेंगे आयड या बेड़च को। अब हमारी जो अगली बात है वो एक कोठारी नदी पे कर लेते हैं, और एक किस पे? खारी नदी। और मेरे भाइयों यहाँ से एक बात करेंगे अपन मोरेल नदी। इन 3 नदियों पे चर्चा करते हैं। आइए, तो सबसे पहले कोठारी को ले लेते हैं। देखिए, कोठारी नदी, फर्स्ट बात तो ये कि कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में बागौर सभ्यता के मेरे भाइयों अवशेष मिले हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में मेरे भाइयों मेजा बांध बना हुआ है। ये आपको कोठारी नदी पे बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक नदी थी आपकी जिसको आपने कहा खारी नदी। इस पे क्या ध्यान रखोगे? फर्स्ट बात यह नदी बनास नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरी बात, इस नदी पर बने बांध तो इस पे एक तो आया था आपका खारी बांध जो कि भीलवाड़ा में था, और एक था नारायण सरोवर बांध जो कि ब्यावर में था। ओके सर, ये इसकी बात रहेंगी, कोठारी और खारी। अच्छा, एक इन्हीं नदियों के अंतर्गत एक मेन नदी और देखेंगे अपन अभी। आइए, और वो मेरे भाइयों एक जो नदी थी आपकी वो थी मोरेल। ये भी इसकी मेन नदियों में रहेगी, ध्यान रखना। मोरेल नदी में क्या बात थी?
सबसे पहले तो ये बात थी कि मेरे भाइयों इसका जो उद्गम था, क्योंकि वहाँ पे दिख नहीं रहा था, इसका उद्गम था बस्सी तहसील में। चैनपुरा की पहाड़ी जो कि पड़ती हैं आपके जयपुर ग्रामीण। ओके सर। दूसरा, इस नदी का संगम कहाँ था? तो मेरे भाइयों बनास नदी और सवाई माधोपुर। बिल्कुल सर। और तीसरी बात मेरे भाइयों इसकी सहायक नदी, तो ये भी ध्यान रखना था आपको। इसकी सहायक नदियों में एक तो थी काली सिल नदी और एक थी ढूंढ नदी। काली सिल नदी और ढूंढ नदी। अच्छा, काली सिल नदी में ये बात ध्यान रखनी है कि इस नदी पर करौली जिले में इसके पास में कैला देवी माता का मंदिर स्थित है। ओके सर। और एक मेरे भाइयों इस पे क्या बात ध्यान रखनी थी आपको, वो ये कि मोरेल नदी पर मोरेल बांध बना हुआ है। अब ये जो मोरेल बांध है इसकी स्थिति तो आपको बताना है। दौसाबा सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित बांध है। तो देखो, बनास नदी के अंतर्गत मेरे भाइयों जो बातें हुई हैं आपकी, वो बनास नदी की सामान्य जानकारी। इसके अलावा मेरे भाइयों बनास नदी पे जो त्रिवेणी संगम बने वो सबसे महत्वपूर्ण है। और कुछ बनास नदी की जो सहायक नदियाँ थी उनकी अपन ने बात की। अब बनास नदी में कुछ दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ थी, जिनमें एक का नाम मेरे भाइयों आयड़ या बेड़च और एक का नाम मेनाल। तो उनको स्पेशली अलग से पढ़ेंगे, आयड़ या बेड़च को। जैसे ये बनास आपके चंबल की सहायक थी, लेकिन मैंने चंबल को स्पेशल पढ़ाया, अब बनास को स्पेशल पढ़ाया। ऐसे ही आयड़ या बेड़च को अपन स्पेशल पढ़ेंगे। ओके, तो आयड़ या बेड़च देखते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।